घर पे फेयर करोगे, बड़ा फायदा है। जिसमें हमने बात शुरू की है सॉल्युबिलिटी से, और सॉल्युबिलिटी का हमने रीजन बताया था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, पोलैरिटी और साइज। पहली फैक्टर है पोलैरिटी, पोलैरिटी नहीं होगी तो सॉल्युबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने इसका लॉजिक क्या डिस्कस किया था सुफियान, कि कंपाउंड जो वाटर है ये पोलर होता है, चार्ज है, तो वाटर सिर्फ उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है जिस पर चार्ज मौजूद हो। यस और नो सहार खालिक? जी सर। ठीक है ना। तो पहली पहली शर्त तो है चार्ज का होना, कि चार्ज हो, और फिर दूसरा साइज बताया था, और रीजन क्वाइट कॉमन सेंस था कि चार्ज है लेकिन अलीशा अलीशा अनीशा पता नहीं जो भी हो, तो साइज अगर बहुत बड़ा है तो वाटर के लिए उसे खींचना मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर चार्ज है लेकिन साइज बढ़ता चला जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब इन जनरल हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता इन जनरल, जैसे एल्केन और एल्कीन पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, तो कोई भी एल्केन पानी में सॉल्युबल नहीं है, कोई भी एल्कीन पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया था, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आंसर इसका याद भी होगा। और जो ऑर्गेनिक, अच्छा ऑनलाइन जो बच्चे आ चुके हैं, मुनीब नजर आ रहे हैं मुझे, जैन मसूद भी हैं, जोहेर भी हैं। ये यू केमिस्ट्री वाला कौन है भाई? सर एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? जी एक मिनट पहले ये बताएं, यू सर केमिस्ट्री। मैं हूँ सर। मैं हूँ, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने नाम रखा, कौन है नाम तो बताओ। मैं नाम रखा, आपको बड़े अच्छे से याद होगा। अच्छा अच्छा समझ गया, तुम कमीने हो। हाँ समझ गया मैं। अभी अच्छा कहा तुमने नाम अपना उस्मान रखा हुआ था, तो उस्मान से यू केमिस्ट्री कर। जी जी किसने सवाल पूछना था, सवाल पूछने वाला जी कौन था? जी, अहमद इमरान, मुझे पूछना था। अहमद इमरान कौन है यार, तो तुम नए वाले बच्चे हो जी जी। जो लास्ट क्लास में माइलस्टोन पे आए थे, वही वाले? जी जी। अच्छा अच्छा बोलो बोलो। जी सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता, ये जो आपने जितनी भी स्लाइड्स दिखाई कुछ भी नहीं अभी पता मुझे अरे यार तो देखो, रोने गाने से ना जी। नेमत में कमी आ जाती है, बेफिक्र रहो। तुम्हें जो है ना, अभी आ रहा हूँ मैं, नहीं अभी तो आज तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास वहां नहीं है ना माइलस्टोन में, तो इंशाल्लाह वेंसडे को मिलो। तो वेंसडे को जो लेक्चर्स हो चुके हैं अब तक, 3 सेशंस हुए हैं, तो वो 3 सेशंस का काम तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, देन यू विल बी एबल टू लिसन टू दैट, और फिर वो तुम इसी के बराबर आ जाओगे। और यहाँ जो आज पढ़ोगे ये पल्ले पड़ेगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हम भी कोई गली मोहल्ले के कोने के टीचर नहीं है, थोड़ा बहुत हमें भी ठीक एक्सपर्टीज है, आपको आएगी बात ठीक है समझ। सर। अगर आप मुझे अभी दे दे तो मैं वेंसडे तक देख के आ जाऊंगा, जी फिर जी, आपको आसानी हो। अभी से मुराद ये है कि मैं क्लास से फारिग होने के बाद क्लास के दूंगा। बाद। ठीक है, ओके चलिए सर, शुरू करते जज़ाकल्लाह। हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, कॉम्प्लेक्सिटी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं। और अहमद तुम्हारे लिए इतना जानना जरूरी है, और शिजा तुम्हारी बहन की शादी खत्म हो गई, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है। बिरयानी किधर है? एक दिन की बिरयानी नहीं है, तो रोज ढोल की होती है तुम्हारे यहाँ, 2-3 ढोल क्या होती है? हाँ ये आपको नहीं पता क्या है? अच्छा है वो, फतवा लगा दो उसको, बोलो ये क्या फजूल खर्ची नाजायज काम, फतवा लगाओ इसको, कुफर के तक पहुंचा दो उसको। खैर बेटा, अगर बिरयानी नहीं आएगी ना, मैं बता रहा हूँ, चलो देखते हैं। हाँ चलो, शादी के लिए अच्छी जगह से बनवाना, और मेरे घर में 1 2 3 4 4 अफराद है, कम से कम 4 अफराद का होना चाहिए। खैर चलो भी शुरू करते हैं आज का सेशन। मेल्टिंग पॉइंट, और अगर क्लास में लेकर आ रही हो फिर ये लालची की तरह लाल टपकाएंगे, तो जरा देख लेना थोड़ा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जो नए बच्चे हैं ना, उनके लिए इतना जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड से कैसे हटके होते हैं, बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में बड़े बड़े। अब आए इन बड़े बड़े कंपाउंड्स के ऊपर, हम ये डिस्कस करते हैं, ये जो 5 प्रॉपर्टीज आपने लिखी हैं अपने सामने, इन 5 प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंस एक कॉन्सेप्ट पर है, जो मैं आपको पीरियोडिक, अच्छा आपको नहीं पता, एक एक कॉन्सेप्ट पर है जिसको हम कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। मुझे नए वाले बच्चों का अलग से रिस्पॉन्स चाहिए होगा, दोबारा देखिएगा। इन 5 कॉन्सेप्ट जो ऊपर आपको हेडिंग नजर आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, कॉम्प्लेक्सिटी, इन 5 प्रॉपर्टीज का जो डिपेंडेंस है वो एक सिंगल प्रॉपर्टी पर है, और वो क्या है? वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं मेरे बच्चे? कि मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। मान लो कि ये उससे बड़ा एक और मॉलिक्यूल है और ये उसी जैसा दूसरा मॉलिक्यूल है। मान लो कि एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक उसी जैसा बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है।
मैं तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ, खासतौर पे अहमद साहब जो आपने लास्ट क्लास में ज्वाइन किया, और आप भी बेटा। मेरे बच्चों, आप क्या इस बात पर अग्री करोगे कि तमाम एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ भाई, तमाम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरी बात पे भरोसा कर लो कि वेंडर वॉल फोर्सेस दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होती है। वेंडर वॉल फोर्सेस दो एटम्स के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो कंपाउंड्स के दरमियान पैदा होती है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसको याद रखने का जब हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, अजान शुरू हो गई है, अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं, दोबारा तवज्जो रखिएगा। मैंने कहा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बल्कि ओवरऑल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की रीजनिंग को समझ रहे हैं। तुम पुराने लेक्चर्स ले लेना मुझसे, ऑर्गेनिक के पूरा सेक्शन ठुकेगा वरना। अब जरा समझना मेरे बच्चे, मैंने कहा कि एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं क्या? वैन डर वाल फोर्स। याद रखिएगा बेटा, ये वैन डर वाल फोर्सेस पैदा होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब बढ़ता जाता है, तो ये फोर्सेस भी बढ़ती चली जाती हैं। ये फोर्सेस भी, ऑनलाइन में से रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाता है, तो ये फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, तो मीथेन क्या है? CH4। मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन क्या है भाई? CH4, ठीक है ना। इथेन की बात करें तो C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है। अहमद और बाकी बच्चे जवाब देना, जैसे जैसे आप छोटे कंपाउंड से आगे जा रहे हैं, कंपाउंड बड़ा होता जा रहा है। भाई मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, अगले वाले में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, अगले वाले में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है, और जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, तो एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से कौन सी फोर्सेस पैदा हो रही है? वैन डर वाल फोर्सेस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वैन डर वाल फोर्सेस जो है, जैसे जैसे हम बड़े कंपाउंड्स की तरफ जा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती चली जाएंगी। तो मेरे बच्चे, जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती चली जाएंगी, तो मॉलिक्यूल्स, देखो मैंने डायग्राम में शो किया, वैन डर वाल फोर्सेस जब स्ट्रॉन्गर होती चली जाएंगी रजा, तो क्या होगा? क्या मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू हो जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अनीका क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। भाई इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती चली जा रही हैं, तो मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आना शुरू हो जाएंगे या नहीं?
यानी अगर हम शुरू करते हैं 1 कार्बन वाले से और हम 5 या 6 या 7 या 8 या 10 कार्बन वाले पे जाते हैं, तो मुसलसल वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो रही होंगी? मुसलसल वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो रही है? स्ट्रॉन्गर हो रही है। और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो है वो मुसलसल क्या आते जा रहे हैं? क्लोज आते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा बच्चा, जब क्लोज आते जा रहे हैं तो उनकी स्टेट आहिस्ता आहिस्ता डेंस होती जाएगी। भाई अगर मीथेन की हम बात करते हैं तो मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, लेकिन 5 कार्बन के बाद जब हम छठे कार्बन पर आते हैं तो हमें लिक्विड नजर आने लगता है। क्यों ये लिक्विड क्यों नजर आ रहा है? कि भाई आहिस्ता आहिस्ता चेंज जो हो रहा है। मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल के करीब आने से क्या होता है आप जानते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होते हैं, सॉलिड में और ज्यादा क्लोज होते हैं। समझने की बात है, दोबारा गौर करना। मैंने कहा ऑर्गेनिक नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री में जो 5 प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, इन चारों प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंस एक फैक्टर पे होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल। वैन डर वाल एग्जैक्टली कैसे पैदा होती है ओ लेवल में नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना जरूरी है कि ये पैदा किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती चली जाएंगी। तो मेरे बच्चों, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, चाहे कोई भी क्लास हो, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी। जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा क्लोजली पैक होते चले जाएंगे। जब मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते जाएंगे तो स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ जाएगी, सॉलिड से गैस की तरफ, गैस से सॉलिड की तरफ। डेंसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? क्योंकि जब फोर्स स्ट्रॉन्गर होती चली जा रही है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मुसलसल क्या होता जाएगा? बढ़ता चला बढ़ेगा सर। जाएगा। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? तो क्या लिख यस। सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी क्लास हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ईथर हो, ईस्टर हो, कोई भी क्लास हो, जब आप छोटे से बड़े कंपाउंड की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, है जी, स्टेट भी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यानी गैस से सॉलिड की तरफ जाएगी। ये सारी बातों का डिपेंडेंस एक सिंग, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं, ओवरऑल केमिस्ट्री में है कि जब वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा क्लोजली पैक कराती हैं, और जब क्लोजली पैक कराएंगी तो ये सारी चीजें होंगी। सीधा बात समझ में आ रही है? अजीब बात यह है कि लड़कियां ज्यादा माशाल्लाह फिजिकली आ गई हैं आज ठंड में, और लड़के सारे जो है ना दुपक के घर में बैठे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर हमें केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर लीजिए, पढ़ाकू बच्चे। अब छोड़ो जी बेटा, क्या कह स्टेट क्या होती है? सॉलिड लिक्विड गैस होती है ना। तो जब आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जब बड़ा होता जाएगा, वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी, तो मॉलिक्यूल और क्लोज आते जाएंगे। जब क्लोज आते जाएंगे तो उनकी स्टेट जो है, गैस सॉलिड लिक्विड 3 स्टेट पढ़ी ना आपने, तो गैस में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा करीब आ जाते हैं, सॉलिड में और थोड़ा करीब आ जाते हैं। तो हम देखेंगे जब हम छोटे से बड़े कंपाउंड की तरफ जाएंगे, शुरू वाली क्या होंगी? गैसेज होंगी, फिर लिक्विड्स आना शुरू हो जाएंगे, और आखिर में जैसे हम 14 कार्बन के बाद अगर देखते हैं तो 14 कार्बन के बाद जो कंपाउंड है वो सॉलिड होते हैं। इज दैट क्लियर? सर ये स्टेट के बराबर में जो कॉम्प्लेक्स, आपने एरो लिखा, कॉम्प्लेक्सिटी कि इन कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी का इंक्रीज, क्या मतलब? यानी स्टेट जो कॉम्पैक्ट होती चली जाएगी, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते चले जाएंगे, स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ मूव करेगी। हाँ भाई, ऑनलाइन पे सारे बच्चों को क्लियर है, और फिजिकली जितने बच्चे मौजूद है सबको क्लियर है? यस सर। अंजला, अनीका, मुझे अलग अलग जवाब दे दो। मुनज्जा, हुजैफा, मुनीब, मुस्तफा, Yes, रजा, sir. साहर, जुहैर। जी सर। यस सर। जी सर। बेहतरीन हो गया। तो बेटा अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं, ओवरऑल हमने 2 फैक्टर डिस्कस कर लिए। एक पिछली क्लास में डिस्कस किया था सॉलिबिलिटी, कि सॉलिबिलिटी का डिपेंडेंस किस चीज पर होता है, कि पानी में कोई चीज हल होगी या नहीं, वो हमने सीख लिया। और अब दूसरी वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है? अलीशा नाम है ना तुम्हारा, जो भी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? वैन डर वाल फोर्सेस पर। ये लड़कों के नाम देखो, अब्बास, इस्माइल, कितना आसान है। तुम लोगों ने पता नहीं किसी ने एल लगा लिया, किसी ने आर लगा लिया, भाई ये सीधा सीधा क्यों फातिमा, जैनब और ये सब नाम पे गुजारा करो ना यार, ये नए नए नाम क्यों लेकर आते हैं तुम्हारे हैं? चले जी तीसरी प्रॉपर्टी में चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। अगर एक थिन लाइन को आपने डिफरेंशिएट नहीं किया तो आप गलत करेंगे जवाब को। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेमिबिलिटी, और इसके साथ साथ
मैं एक टर्म और जोड़ रहा हूं, कंबस्टिबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी। ये जरा समझना है, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है भाई। आप देखते हैं जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा हो रहा है, लिसन केयरफुली एवरीबॉडी, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। जैसे मीथेन है तो मीथेन में हमारे पास एक कार्बन है जी। इथेन में हमारे पास 2 कार्बन आ गए। प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन आ गए। ये सुनो, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और स्ट्रक्चर जब बड़ा होता जा रहा है तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? हाँ भाई, जो अंधा नहीं है वो जवाब दे देगा। कार्बन कार्बन के बॉन्ड, मुनज्जा खालिद आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। कार्बन कार्बन के बॉन्ड बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो जब हम इसे तोड़ना चाहेंगे, जब हम इसे तोड़ना चाहेंगे, कंबशन में क्या होता है, कंबशन कहते हैं जलाने को, बर्निंग को। तो बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, जब ये टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी भाई। जब कार्बन कार्बन बढ़ेगी। के बॉन्ड जैसे जैसे ज्यादा होते जाएंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड जैसे जैसे ज्यादा होते जाएंगे, तो उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए सारे बॉन्ड तोड़ने, और सारे बॉन्ड, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोस बॉन्ड्स भी बढ़ जाती है। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि बहुत थिन लाइन ड्रॉ करने वाला हूं मैं अपनी स्टेटमेंट में। देखो, मैं कमर्शियल एग्जांपल से समझाता हूं, शायद मैंने पहले भी बताई हो या नहीं, किसी और ग्रुप को बताया हो तो याद भी नहीं आता। सुनना जरा, पेट्रोल, पेट्रोल 8 कार्बन का कंपाउंड है। पेट्रोल जो है ऑक्टेन होता है ना, 8 कार्बन का कंपाउंड है। डीजल जो है उस जगह पर 9 और 10 की रेंज का कंपाउंड होता है, जबकि केरोसिन 11 और 12 का कंपाउंड होता है, 11 और 12 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। आप गाड़ी में क्या डलवाते हैं? अच्छा, सीएनजी जो होती है वो 7 कार्बन वाली होती है। तो मुझे बताओ, सीएनजी पे गाड़ी ज्यादा बेहतर चलती है या पेट्रोल पर? पेट्रोल पर। इसकी दो वजूहत है। एक तो सीएनजी गैस होती है, तो गैस से जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, लिक्विड जो है उसकी फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। दूसरी जो चीज है वो क्या है कि पेट्रोल में चूंकि 8 कार्बन है, तो पेट्रोल जब टूटता है तो 8 कार्बन से एनर्जी निकलती है, जबकि जब सीएनजी का कंपाउंड टूटेगा तो एनर्जी कितने कार्बन से निकलेगी? 7 कार्बन से। जब डीजल टूटेगा तो कितने कंपाउंड से निकलेगी? 10 कार्बन से। और जब केरोसिन टूटेगा तो कितने कार्बन से एनर्जी निकलेगी? 12 कार्बन से। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जितने कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, जितने कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, उतना उस कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल होता जाता है, लेकिन जब वो टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा देगा। ये दो अलग बातें हैं, सुनना जरा गौर से, फिर रिपीट कर दूं। जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए जो पावर चाहिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा होगी, लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलेगी भी ज्यादा। इसीलिए अब मेरी बात गौर सुनना, कमर्शियल एग्जांपल है, पेट्रोल और डीजल को अगर आप कंपेयर करें तो पेट्रोल से एनर्जी कम मिलती है, डीजल से ज्यादा मिलती है। इसीलिए आप देखें जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें डीजल इंजन होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को ज्यादा पावर चाहिए, तो उसमें इंजन डीजल, जो आप 4x4 ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर 4x4 डीजल पे चलने वाली है। समझ में आ रही बात? पेट्रोल के मुकाबले में डीजल ज्यादा एनर्जी देता है। अब किसी का ख्याल आएगा दिमाग में कि सर इसका मतलब है हमारी जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उसमें हम डीजल डलवा रहे तो अच्छा है। हमारी गाड़ी के लिए क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि डीजल वाली गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है ना वो भी बड़ा है, वो डीजल को तोड़ने की पावर रखता है। अगर आप पेट्रोल वाले इंजन में डीजल डाल देंगे, पेट्रोल वाले इंजन में डीजल डाल देंगे, कि सर ने पढ़ाया था कि डीजल में कार्बन ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो मेरे भाई पहला मैंने क्या बताया कि जब कार्बन बढ़ेंगे तो तोड़ने के लिए पावर भी ज्यादा चाहिए होगी। मेरी बात समझना, आप दूसरा हिस्सा पकड़ रहे हैं बात का कि हाँ डीजल से एनर्जी ज्यादा मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी? जब डीजल को तोड़ोगे, और तोड़ने के लिए डीजल को एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। इसी जगह हम केरोसिन पे चले जाए, केरोसिन में 12 कार्बन है, तो केरोसिन से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन केरोसिन तोड़ने के लिए इंजन भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। तो अगर आप अपने बाइक के इंजन में आप अपनी बाइक के इंजन में या आप अपनी गाड़ी के इंजन में केरोसिन डालेंगे, इंजन सीज हो जाएगा, इंजन में पिस्टन खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केरोसिन को वो ब्रेक डाउन करे, इतनी एनर्जी पैदा ही नहीं कर सकता वो कि जिससे वो केरोसिन को ब्रेक डाउन करे।
तो इसलिए क्या होगा कि अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी में केरोसिन डाल देंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा, नुकसान दे देगा। लेकिन अगर आप उतने बड़े इंजन का इंतजाम कर लें कि जिसमें जनाब जो केरोसिन को ब्रेक डाउन करने की पावर जनरेट करता है, तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि जहाज के अंदर या रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं वो केरोसिन होता है। रॉकेट्स और जहाजों के अंदर, जेट इंजन के अंदर हम जो फ्यूल मेजरली उसमें मिक्सर ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होता है, लेकिन जो डोमिनेंट फ्यूल होता है वो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल। क्यों? क्योंकि जहाज में जो इंजन लगा हुआ है वो इंतहाई पावरफुल है, और वो पावरफुल इंजन जब केरोसिन को कंबस्ट करता है, बर्न करता है, तो उससे एनर्जी भी बहुत ज्यादा बनती है पर सेकंड के हिसाब से। तो ये दो बातें हैं, जरा गौर समझना। कंबस्टिबिलिटी कहते हैं तोड़ने को, और फ्लेमेबिलिटी कहते हैं कि कितना जल्दी आग पकड़ेगा। फ्लेमेबिलिटी कहते हैं हाउ रेडिली इट कैचेस फायर। मेरी बात पूरी सुनकर फिर सवाल अगर रह गया तो पूछना जरूर। फ्लेमेबिलिटी कहते हैं कि कितना, देखो लिखा होता है ना फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब है ये जलने के काबिल है। अब कितना जल्दी चलता है इसको हम फ्लेमेबिलिटी कहते हैं, कितना जल्दी आग पकड़ेगा इसको क्या कहते हैं, फ्लेमेबिलिटी। और कंबस्टिबिलिटी कहते हैं तोड़ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना और तोड़कर एनर्जी देना। अब जैसे जैसे कार्बन कार्बन बढ़ते जाते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं, तो उन बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल। तो इसका मतलब है फ्लेमेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, अभी हमने बात की ना, उनको तोड़ना मुश्किल होता चला जाता है, तो इसका मतलब है उनकी जो एबिलिटी है रेडिली टू कैच फायर, वो क्या होती जाएगी। आप देखिए, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। वैसे तो आपको सब में फ्लेमेबिलिटी नजर आएगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो आप मुझे बताएं, एक वैक्स है, वैक्स 14 कार्बन का कंपाउंड होता है, 14-15 कार्बन का वैक्सेस। पेट्रोलियम जेली तो सबके घर में होगी ना, तो वैक्स की एग्जांपल को ले लो, पेट्रोलियम जेली ले लो और उसकी जगह केरोसिन ले लो, तो आप देखोगे केरोसिन जल्दी आग पकड़ लेगा, और जो वो होगा वैक्स, उसमें आग स्लो पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है, कम, तो फ्लेमेबिलिटी कम होती जा रही है। जरा समझना, दोनों को डिफरेंशिएट करना। जैसे फ्लेमेबिलिटी किसे कहते हैं, हाउ रेडिली इट कैचेस फायर। तो जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं, वो कंपाउंड मजबूत होता चला जाता है, तो इसलिए एबिलिटी टू कैच फायर क्या होती जाती है, स्लो। एबिलिटी टू कैच फायर क्या होती जाती है, लेकिन जब वो कंबस्ट होगा तो एनर्जी ज्यादा देगा, यस और नो। तो इसको हम कहते हैं कि कंबस्शन पर जितनी एनर्जी देगा, इसे कहते हैं कंबस्टिबिलिटी। कंबस्शन पर, बर्निंग पर जो एनर्जी देगा वो क्या कहलाती है, ये इतनी बारीकी से पता नहीं, काश के स्कूल में पढ़ा होता आपने, ये एग्जाम में गलत हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेम नहीं है। फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है। फ्लेमेबिलिटी क्या है, एक मिनट बेटा, मेरे लेट मी कंप्लीट। फ्लेमेबिलिटी है हाउ रेडिली द कंपाउंड कैचेस फायर। तो जब कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाता है, तो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता, तोड़ना उसको मुश्किल हो रहा होता है, कंबस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन और कंबस्टिबिलिटी क्या है कि व्हेन इट विल कंबस्ट हाउ मच एनर्जी विल इट गिव। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा होते हैं और वो टूटेंगे, बर्न होंगे, तो वो एनर्जी भी ज्यादा देंगे। तो मालूम हुआ कि जब हम छोटे से बड़े कंपाउंड की तरफ जाएंगे तो वो क्योंकि स्टेबल होते चले जाते हैं, तो इसीलिए फ्लेमेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन वेन एवर वी कंबस्ट देम, तो कंबस्टिबिलिटी, एनर्जी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंबस्शन, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा है, जब वो टूटेंगे तो ठीक ठाक एनर्जी आपको रिलीज करेंगे। मैंने कमर्शियली आपको पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का कंपैरिजन भी बता दिया। तो मेरी तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट क्या है कि जैसे जैसे हम छोटे से बड़े कंपाउंड की तरफ जाते हैं, तो फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है और कंबस्टिबिलिटी क्या होती है, इनकी। अब मुझे सवाल चाहिए भाई, अब जिसको जहन में कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है। जी अनस, हुजैफा कुछ पूछ रहे थे, हंजला, अहमद। सर मैं आई। जी बेटा बोलो। सर एक सवाल है, एक मिनट, पहले किसने पूछा था, पहले एक बंदा पूछ लो। जी पहले किसने मैंने पूछा। मुस्तफा आप बोलो, पूछ रहा हूँ। बोलो। इसमें सिर्फ कार्बन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसमें सिर्फ कार्बन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कंबशन में सिर्फ कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन भी होते हैं ना हाइड्रोकार्बन में, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, तो वो तो टूट जाता है। बर्निंग उस वक्त होगी जब सारे बॉन्ड टूटेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कमजोर होता है, कार्बन कार्बन का मजबूत होता है। तो जब कंपाउंड उसी वक्त टूटा हुआ कंसीडर किया जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, तो इसलिए चूंकि वो मजबूत बॉन्ड है, इसलिए हम उस पर ज्यादा बेस कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन जब कंपाउंड का ब्रेकिंग उस वक्त कार्बन ही करेंगे और कोई नहीं होगा। बेटा ये ऑर्गेनिक है ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते। जी जी, अब आप अपना सवाल पूछ रहे जो आप पूछना चाह रहे थे, अहमद।
कि सर जैसे जैसे कंपाउंड पे हम जो बढ़ेगा, यानी जितना बॉन्ड बढ़ेगा कंबस्टिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, फ्लेबिलिटी कम होगी, यानी पेट्रोल जो है, पेट्रोल देर से आग पकड़ेगा, और जो गैस जो सीएनजी है वो पहले आग पकड़ेगा, ऐसा ही है। यस सर, इट विल रेडिली और- कैच फायर। अब आपको ये सही है, शायद डिस्क्रिपेंसी शायद इसलिए लगे, आप समझते हैं पेट्रोल तो ज्यादा तेज है, पेट्रोल एनर्जी ज्यादा देता है। पेट्रोल से अगर आपको पेट्रोल डाल के आग लगाई जाए तो आप जल्दी जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेकिन पेट्रोल से जो एनर्जी ड्यूरेशन प्रोड्यूस होगी, पेट्रोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी, तो इसलिए वो आपकी स्किन को ज्यादा जलाएगी। और अगर उसी जगह पर आपकी स्किन और ज्यादा बुरी तरह जलाना है तो डीजल फेंक के आग लगा देते हैं। और ज्यादा बुरी तरह जलाना है तो पूरा तुम्हें वैक्स से नहला के आग लगा दे। सर कभी एक्सपेरिमेंट करना है किसी के ऊपर? पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेगा ना एज कम्पेयर टू वैक्स, लेकिन एनर्जी कम देगा एज कम्पेयर टू वैक्स। हाँ, तो जलना तो ये पड़ेगा। सब समझ आ गया। ये बोले जज़ाकल्लाह। तुम्हें मैं क्यों वैसी जानवर लगता हूँ? मैं लड़कियां और लड़के जलाता हूँ? मैं क्या क्या मैं हिंदू हूँ या मुर्गे जलाने वाला हूँ? अगर मेरी सर क्लास में कोई बच्चा फिजिकल आएगा, उसको जला के देख ले, क्या पता आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। नहीं, लड़साई लड़कियां कह रही हैं कि हम उस्मान को जलाएंगे। सर मैं तो ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन कैसे जलाएंगे? ऑनलाइन जलाने का तरीका ये है कि तुम्हें मीटिंग से बाहर कर दिया जाए। शायद इसकी बातों से लग रहा है इसके ऊपर फर्ज है जलाना इसको। हाँ, जलाएं। सही बात, सही बात। अच्छा जी, अनीका, सहर, जुहेर समझ में आ गया बेटा? मुनीब, मुनज्जा, जी सर। चलो ये एक ही जवाब आया है। इतने सारों से पूछा है, ना मुनज्जा की आवाज निकल रही है ना अनीका की आवाज जी निकल सर, रही आगे आगे तो समझ आ गया सर, बेहतरीन। है। जुहेर, बेस्ट टीचर। जुहेर, अच्छा जी। तो बेटा ये थिन लाइन समझ में आ गई। कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है, लेकिन दोनों की बात अगर आपको ये याद रहेगा ना, फ्लेमेबिलिटी होती क्या है, तो फिर आप पकड़ लेंगे। फ्लेमेबिलिटी, हाउ रेडिली इट कैचेस फायर, एंड कंबस्टिबिलिटी, व्हेन इट इज कंबस्टेड, हाउ मच एनर्जी इट गिव्स। दोनों ही की डिपेंडेंस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर है। ठीक हो गया? तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज तुम्हें समझाई ना, खुदा की कसम आगे जाके मैं पूछूंगा किसी की स्पेसिफिक कंपाउंड और तुमने गलत जवाब दिया तो जो तुम्हारी मैं सलावातें तुम सुनोगे ना तो बहुत बुरा होगा। तो 3 प्रॉपर्टीज सीखी हमने। किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसकी स्टेट किस पे डिपेंड करती है, और किसी भी कंपाउंड की जो फ्लेमेबिलिटी या कंबस्टिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। दैट्स ऑल फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये 3, बल्कि 3 तो नहीं हुई ना, फ्लेमेबिलिटी अलग प्रॉपर्टी कह लो, कंबस्टिबिलिटी अलग कह लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सबको अलग अलग कर लो तो ये 8-10 प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। इन सब का रीजन तुम्हें केमिस्ट्री सिखा रही है कि कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो रीजन इतने सिंपल। ठीक हो गया? अब बेटा हम फाइनली केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक, यहां तक जो ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे थे ये इंट्रोडक्शन था। यहां तक जो ऑर्गेनिक हमने पढ़ी है सारा इंट्रोडक्शन था। अब ऑर्गेनिक असल में स्टार्ट होने लगी है। हेडिंग बना लीजिए, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। ये अहमद, तुम्हारे साथ एक लड़का और भी था ना, वो किधर है? जी सर, वो मुस्तफा ही है मेरे साथ, वो जो अच्छा, नीचे जिसने मैसेज किया था। सर अच्छा मैंने ये रहा अच्छा सर। अच्छा अच्छा, मुस्तफा है। ठीक है, ठीक। रजा, तुम हो क्लास में या नहीं? जी सर, हूँ मैं क्लास में। आज तुम्हें मैंने बस इजाजत दे दी ऑनलाइन आने की, दिल नहीं चाह रहा था मेरा। तुम तो यार फिजिकल आने अरे वाले बच्चे हो, तुम पता नहीं ऑनलाइन कहाँ से आ गए। और हुजैफा, अरे सर, कल पेपर है। तुम फिजिकल, अबे तो 1 घंटे में आ जाता। अभी अभी सोच, तुम्हारी मैं बच्ची होती है और तुम्हें मैं बुलाती डेट पे, तो तुम कुछ भी करके आ जाते ना। सर फिर तो आपसे पहले पहुंचा हुआ होता। हैं? सर ये भी कोई सवाल में मतलब अपने आप को बच्ची ने कहो, मासूम बच्ची हूँ मैं इतना। खैर, मेरी अभी एक नूर की क्लास में ना एक बच्ची नूर कर गई थी। अब चूंकि मैं नूर, चूंकि दोनों पे रखा जाता है नाम, तो मैं उसे जो है ना मेरी समझ रहा था बस। फिर उसने आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर बता ही दिया कि सर मैं लड़की हूँ सर, प्लीज। अच्छा जी, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन शुरू कर रहे हैं। आप जब अल्केन की बात शुरू करते हैं तो कुछ बातें आपको माजी से, यानी कि पिछली क्लासेस से याद दिला देते हैं कि पहली चीज, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते थे, अनसैचुरेटेड होते थे। ये सैचुरेटेड, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बता दूं कि सैचुरेटेड से यहां मुराद ये है कि ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, यानी इनमें कार्बन ने
इसमें जो कार्बन होते हैं सारे कार्बन, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। और हमने बात की थी कि कार्बन जो अपनी भूख है या तो बिरयानी खा के पूरी करता है या लौकी की भुजिया खाकर। तो स्टेबल कब होता है? जब वो बिरयानी खाता है। और बिरयानी से मुराद क्या थी हमारी? कि जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, जब कार्बन के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, तो उसने बिरयानी खा ली है, समझ। तो बेटा अल्केन, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि अल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं जो जिसमें अगर 100 कार्बन भी ना, तो सारे कार्बन के बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अनीका, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अनीका, फातिमा? यस सर। चलो शुक्र, जवाब आया। अच्छा, फिर याद है अल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, CnH2n+2। अगेन जो नए वाले बच्चे हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लें कि अगर मैं कहता हूं 5 कार्बन की अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, 5 कार्बन की अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा क्या फॉर्मूला होगा? C। जब मैंने कहा 5 कार्बन तो C का नंबर क्या हो गया? 5। हाइड्रोजन का नंबर कैसे बताना है? देखो 2n+2। 2n+2 का मतलब कि जितना n है 2n का मतलब डबल, 2n का मतलब डबल। 5 का डबल क्या होता है? 10। और उस 10 में फिर कितना ऐड करना है? 2 और ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 10 में 2 और ऐड करेंगे तो 12। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं 10 कार्बन की अल्केन का फॉर्मूला बताएं, तो कार्बन कितना हो गया मुस्तफा? 10। कार्बन कितना हो गया? 10। और हाइड्रोजन कैसे बताना है बेटा? डबल करो 10 का, कितना हो गया? 20। और 2 और जमा करो तो क्या हो गया? 22। एक आखिरी एग्जांपल दे दूं क्योंकि पढ़ा चुका हूं, तुम लोगों के रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं 200 कार्बन है, तो 200 कार्बन का फॉर्मूला कैसे होगा अल्केन का? C कितना हो जाएगा? 200। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? डबल प्लस 2, 200 का डबल क्या होगा? 400। 400 है, ठीक है जी। तो सिंपल था। तो अल्केन के बारे में जब आपने शुरू में पढ़ा था तो आपको ये बातें मैंने याद दिला दी कि अल्केन्स वो कंपाउंड्स हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनके कार्बन ने बिरयानी खा के तगड़ा पेट भरा हुआ है। और बिरयानी की बात से मेरे पेट में ना चूहे दौड़ने लगे, भूख लग रही। कुछ लाए हो खाने का? किसी के पास नहीं है? कुछ तो लाया करो यार, तुम नीचे बैठे हो तो कुछ तो लाया करो। पैसे का कैंटीन में कुछ नहीं है। मैं गया था कैंटीन, कह रहे खाली, गैस नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है। खैर, तो सैचुरेटेड होते हैं, सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल होते हैं, स्टेबल होते हैं। कार्बन के पास जितनी गुंजाइश थी उसने पूरी भर दी है। जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दे। बाद में अब देखो बेटा, जो भी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जो भी केमिस्ट्री जैसे अल्केन की पढ़ रहे हैं, उसमें से एक एग्जांपल हम स्पेसिफिक ले लेंगे। और यहाँ पर मैं अल्केन की सीरीज में से एग्जांपल ले रहा हूँ मीथेन की। तो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्या? केमिस्ट्री ऑफ, और ये सारी गेम है समझने की। तो अगर आप समझ जाएंगे तो जो कॉन्सेप्ट हम मीथेन पर अप्लाई कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट सारे कार्बन पे अप्लाई होगा। मीथेन क्या होता था? फॉर्मूला क्या होता है? एक कार्बन है ना, एक कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल करो तो 2, और 2 + 2 जमा करो तो 4 हो गए। तो मीथेन क्या होता है? CH4। अगर मैं कहूं कि मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डू यू अग्री? अगर मैं कहूं मीथेन पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, डू यू अग्री? हमने बात की है सॉल्युबल नहीं होगा। हम कहें मीथेन की फ्लेमेबिलिटी बहुत हाई होगी, यस और नो? भाई कार्बन एक ही है तो फौरन से आग पकड़ेगा ना। मीथेन की फ्लेमेबिलिटी हाई होगी और कंबस्टिबिलिटी लो। बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। क्या ये सारी बातें समझ में आती हैं? सॉल्युबिलिटी वाला रीजन हमने ऊपर अप्लाई कर दिया कि इनसॉल्युबल होगा। हमने जानते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो जब चार्ज नहीं है तो पानी इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर अगर हम बात करें कार्बन बहुत कम है, क्या ख्याल है? गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा? हमने क्या बात की थी बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट किस पे डिपेंड करती है? वैन डर वाल पे। और वैन डर वाल डिपेंड करता है साइज पर। तो मीथेन तो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो क्या ख्याल है वैन डर वाल फोर्सेस क्या होंगी? कमजोर होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। तो क्या ये सारी बातें जो हमने शुरू में इन जनरल डिस्कस कर ली डायरेक्टली एप्लीकेबल है? क्या कहा मैंने? मीथेन अल्केन का मेंबर है, अल्केन का पहला मेंबर है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड होगा। ऊपर बताया मैंने कि सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, बिरयानी वाला। और यार बार बार नहीं बोलो, भूख लग रही है।